हेलो एवरीवन। तो ये हमारा ध्येय का टेस्ट पेपर है और ये पेपर नंबर 3 है। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज कंटिन्यू है। मैं दृष्टि और प्लस ध्येय IAS दोनों के टेस्ट कवर कर रही हूँ। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप टेलीग्राम पर @angel351 सर्च कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर सारे टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर रिसोर्स UPPSC के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो हम यहाँ पर टेस्ट नंबर फर्स्ट से चेक देख लेते हैं। देखिए, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि इसमें हिंदी का जो ट्रांसलेशन है वो इधर दोनों पेज में दे दिया है, इसके बाद में इंग्लिश का इस तरीके से दे दिया है, दो क्वेश्चन। तो प्रॉब्लम हो सकती है इस बार, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन पूरा एक ही पेज में दिया है और मैं तो हिंदी का सॉल्व कराती हूँ। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये हिस्ट्री में है टेस्ट सीरीज, ये हिस्ट्री वाली है। तो आपकी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी हो जानी है। एंशियंट भी है, मेडिवल भी है और मॉडर्न है। तो उसके क्वेश्चन है मिक्स, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों पर मुहरों की लिखावट या धार्मिक ग्रंथ, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है, ये कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा प्रेरित करती हैं कि हाँ ये होगा। तो सबको पता ही है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखावट मिली है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है ना। उसको बोलते हैं कि तिलांछर प्रकार की लिखावट थी, तो उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो यहाँ पर जो पुरातत्व संबंधी खुदाई में वस्तुएं मिलती हैं उनसे हमें पता चलता है कि ये कब की क्या रही होगी, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? तो आपको पता है लोथल भी गुजरात में स्थित है, कालीबंगा ये कहाँ है, सुरकोटला कहाँ है, धौलावीरा कहाँ, धौलावीरा भी गुजरात में है। और ये आपको पता है कि कच्छ जिले में बसा हुआ, ठीक है। धौलावीरा का नगर आयताकार है। तो ये 3 भागों में विभक्त है। जो धौलावीरा है ये 3 भागों में विभक्त है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, काशी के, केकय के, पांचाल के या विदेह के, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जो वेदों के अंतिम भाग के रूप में है वो उपनिषद है ना। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अश्वपति शासक थे। तो वैसे तो ये विदेह के थे, पर उपनिषद के बारे में आपको पता है और थोड़ा सा इसका अच्छा सा एक्सप्लेनेशन आंसर शीट में दिया, तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। तो ये वेदों के अंतिम भाग के रूप में, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है उपनिषद को, ठीक है। चलिए, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, मतलब जो उसकी मूल भाषा थी वो कौन सी थी? लिखावट में तो देवनागरी, खरोष्टी, पाली या ब्राह्मी। तो आपने पढ़ा ही होगा ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। उसमें पता चलता है कि आर्य कहाँ से आए थे। तो इसमें कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, है ना। तो इसकी जो मूल लिपि थी ऋग्वेद की, वो आपकी ब्राह्मी भाषा थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में माना जाता है? तो देखिए, जब आपको पता है कि महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उसे क्या कहते हैं, और उनके जन्म को या उनके गृह त्याग को, तो जो महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है जिसे हम कहते हैं वो आपका ऑप्शन C यानी कि उनका गृह त्याग होगा, ठीक है। जब उन्होंने अपने घर को त्याग दिया था तो उस चीज़ को हम लोग महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। इसके क्वेश्चन UPPCS में अच्छे से और UPSC में खूब बनते हैं अच्छे से। कोई भी टेस्ट PT आप देखिएगा तो उसमें ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इसके ना आए हों, वो घुमा के पूछ लेते हैं, फैक्ट को दूसरे तरीके से पूछ लेते हैं, ठीक है। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए, ठीक है। महात्मा बुद्ध जी ने बताया ही था कि दुख है, क्योंकि दुख समुदाय, इसके बाद में दुख निरोध और इसके बाद में, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है ना। तो पहले तो दुख है उन्होंने बताया, फिर दुख का कारण है बताया, है ना, फिर दुख का निरोध बताया और फिर दुख निरोध का मार्ग बताया। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर 7 नंबर क्या कह रहे हैं कि निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए।
बृहदेश्वर, यहाँ पर बृहदीश्वर नहीं है, बृहदेश्वर मंदिर होगा। ये यहाँ पर ए की मात्रा होगी, ये ई की नहीं होगी। बृहदेश्वर मंदिर, गंगैकोंडचोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर और सप्त पगोडा। तो जो ये सप्त पगोडा है, सप्त पगोडा बोलते हैं, पैगोडा है ना, तो इन्हें हमें सही उत्तर में व्यवस्थित करना है। मतलब जब इनका निर्माण हुआ था, सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था, है ना, तो आपका पहले ये हो जाएगा। सप्त पैगोडा का पहले निर्माण हुआ था लगभग 640 के आसपास, 640 से 674 ईस्वी में, है ना। ईसा पूर्व घटता है और ईस्वी बढ़ता है। इसके बाद आपका आ जाएगा महाबलीपुरम। तो आई थिंक हाँ, आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। ऐसे मिडिवल हिस्ट्री में काफ़ी पूछ लेते हैं कि कोई अगर मतलब खजांची था जो मतलब फाइनेंस देखता था तो उसका क्या नाम था, या वो नाम दे देते हैं, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, आयोग आराम से बनाता है। तो टोट वरीयम, है ना, ये उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। यहाँ पर कह रहे हैं कि सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करें तथा नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनना है। पाणिनि, वात्स्यायन, चाणक्य, कलहड़। तो चाणक्य का पता ही है आपको, अर्थशास्त्र की मतलब रचना उन्होंने ही की है ना, चाणक्य ने। तो अगर आप यहाँ पर एक या दो ऑप्शन भी जानते हैं तो आप आंसर को इजीली निकाल लेंगे। देखिए पाणिनि का पता ही है, पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी को लिखा है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र। तो A3 और C4, A3 C4, देखिए पहले में 4 आ रहा है तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालक्रमानुसार संयोजित करें। अपना उत्तर नीचे दिए गए कोट के चयन से सही करें। विद्याधर, धंग, यशोवर्मा, कीर्तिवर्मा। हो सकता है आपने कभी विद्याधर या धंग का नाम ना सुना हो, पर यशोवर्मा और कीर्तिवर्मा का तो नाम सुना ही होगा, है ना। देखिए ये जो चंदेल शासक थे तो उसमें यशोवर्मा जी 930 से 950 ईस्वी में आए थे। एक साम्राज्यवादी शासक थे और खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर, चतुर्भुज मंदिर का इन्होंने ही निर्माण करवाया था, यशोवर्मा ने, है ना। तो यहाँ पर यशोवर्मा 3। अब यहाँ पर दो ऑप्शन में 3 दे रहे हैं, तो अगर आपको एक या दो ऑप्शन और पता है तो फिर आप आंसर को निकाल ले जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं गेस वर्क। टेस्ट सीरीज में गेस वर्क ऐसे ही करते हैं। इसके बाद में हम फिर फाइनल एग्जाम में भी अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फिर हम उसमें गेस वर्क करते हैं। तो 930 से 950 यशोवर्मा का कार्य कर रहा, फिर धंग का रहा 950 से 1002 तक, ठीक है। तो यशोवर्मा का पुत्र तथा चंदेल वंश का प्रसिद्ध शासक थे धंग। तो जब आपके तीसरा यशोवर्मा जी आ जाएंगे फिर दूसरे में धंग आ जाएंगे, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर हमें इनका कीर्तिवर्मा जी का नहीं भी पता है तो इस तरीके से हम गेस वर्क कर सकते हैं, पर हर क्वेश्चन में गेस वर्क नहीं चलता है। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। अशोक स्तंभ को तो सबने देखा ही है, खास करके यूपीएससी वालों ने और यूपीपीसीएस, क्योंकि हम जब उसकी तैयारी करते तो बहुत सारे लोग रखते हैं ना। तो जो अशोक स्तंभ है उसको दिल्ली कौन लाया था, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। तो इसको फिलहाल फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर राज किए थे। तो इनके ही शासनकाल में भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करवाया गया था और अशोक के 2 स्तंभ मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाए थे, तो फिरोज शाह तुगलक लाए थे। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है और सही उत्तर चुनना है। देखिए पहले भी हमने टेस्ट सीरीज में कहा है कि जो ये लोग हैं इब्न बतूता, मिनहाज, अलबरूनी, खुसरो और चिंग्यान ऐसे करके हैं, 2-3 लोग और हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनके क्वेश्चन खूब बनते रहते हैं, है ना। तो ये मिलान करना है। तो आप अगर इनके नाम याद कर लेंगे ना, और इसमें से सारे के सारे अगर इनके नहीं याद है कि रचना क्या की थी, पर अगर 2 से 3 भी याद है तो आप गेस वर्क से आंसर निकाल सकते हैं या अपने समझ बूझ से, क्योंकि इनके क्वेश्चन आते रहते। और ये हमारी जो
एनसीईआरटी है, वहाँ पर बहुत अच्छे से दिया है इनके बारे में कि किसने क्या वृत्तांत लिखा है, कौन कब आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आया था, मेगास्थनीज कहाँ आया था, इस तरीके से दिया है। वहाँ से ही क्वेश्चन आ जाते हैं और इसमें इंक्लूड भी है टेस्ट वो आंसर एनसीईआरटी के क्वेश्चन, है ना, क्योंकि हिस्ट्री है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी इसमें हैं। अगर आपको इतना भी पता है कि इब्न बतूता ने रेहला, जो रेहला है इसको इब्न बतूता ने लिखा है, और अगर आपको एक या दो और पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर ले जाओगे। अब सी का फर्स्ट दिख रहा है, ठीक है, सी को फर्स्ट से अगर मिलान करते हो तो सी का एक ही ऑप्शन बनना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक से ही हमारा आंसर आ जाता है हर बार, पर अगर आप एक या दो और याद कर लेते हो तो आंसर आ जाएगा। जैसे मुझे पता है कि तबकाते नासरी इसको किसने लिखा है, तो मुझे पता है कि मिनहाज ने इसको लिखा है, तो 2 से 3 में आ जाएगा आंसर। अगर आपको नहीं पता तो आप अच्छे से इसको ज़रूर याद कर लें, इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते हैं। मैं हमेशा यही कहूँगी कि आप पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो। मेरी या किसी की भी टेस्ट सीरीज़ या फिजिकल आप परचेज़ कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, फिजिकल ले लो, आप उसको प्रैक्टिस करते रहो। अपनी प्रैक्टिस को ऐसे बनाओ कि आपका 2 या 3 बार में निकल जाए, हो जाए। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी को बाद में डीपली पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक को पहले पढ़ लेंगे। आप कोई भी टेस्ट सीरीज फॉलो कर लो, दृष्टि की कर लो, ध्येय की कर लो, जीएस वर्ल्ड की कर लो, सक्सेस मंत्रा की कर लो, पर आप अपनी तैयारी जरूर अच्छी कर लो, है ना। चलिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। वही रीजनिंग सेशन वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया, ठीक है। कारण क्या कह रहा है कि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे। तो ये इसका सही उत्तर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ये आपको बताना है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। ए तथा आर दोनों सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अकबर के शासनकाल की घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। जजिया कर की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, महजर पर हस्ताक्षर, दीन इलाही की स्थापना, ठीक है। तो देखिए फिलहाल यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। पहले जजिया कर की समाप्ति किया था अकबर ने, इसके बाद में इबादत खाना का निर्माण, फिर महजर पर हस्ताक्षर और फिर दीन इलाही की स्थापना की थी, है ना। तो आपका ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कोट से चुनिए। अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर, बहादुर शाह सेकेंड, है ना। एक प्रथम है, एक सेकेंड है, तो इनको व्यवस्थित करना है। तो पहले आपके हो जाएंगे जहांगीर, फिर हो जाएंगे मोहम्मद शाह, फिर आपके हो जाएंगे अहमद शाह अब्दाली, फिर आपके हो जाएंगे बहादुर शाह, ये हो जाएगा। देखिए जैसे पता ही है कि जो जहांगीर हैं इनका 1605 से 27 तक चलता है कार्यक्रम, है ना, एडी तक। तो ये पहले आपके आ जाते हैं। फिर 1719 से 1748 आपका इनका चलता है, इनका, है ना, 19 to 48। तो इस तरीके से हो जाएगा कालक्रम, ठीक है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। तो फ्रांसीसी दक्कन में मतलब आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे, ये तो पता ही है। देखिए जो वांडीवास का युद्ध है 1757 के से 63 के बीच में, तृतीय कर्नाटक युद्ध, है ना। तो उसके बाद में आपको पता ही है कि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में वांडीवास का निर्णायक युद्ध हुआ। तो यहाँ पर पसंद नहीं करते थे ऐसी कोई बात नहीं थी। आपको पता है कि उधर से इंग्लैंड और फ्रांस से इनकी डिस्प्यूट चली आ रही थी, और क्योंकि फ्रांसीसी प्राइवेट कंपनी थी और ये अपनी जो अपनी क्या मतलब अंग्रेजों की जो थी ये मर्चेंट टाइप की कंपनी थी, तो इनके पास सुविधाएं ज़्यादा थी, तो इनकी सेना शक्तिशाली थी, तो अंग्रेजों की जो फौज है वो शक्तिशाली थी, है ना। इसलिए ये लोग पराजित हो गए थे और यहीं से फ्रांसीसियों के पतन की शुरुआत हो गई थी। तो ये है ना, जब वहाँ पे सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था उधर से फ्रांसीसी ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था।
पेशवा बाजीराव सेकंड, रघुजी भोसले, दौलत राव सिंधिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जब हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली ये सहायक संधि के द्वारा राज्यों को अपनी परिधि में लाता था, है ना, जो छोटे छोटे राज्य थे। तो जब आपको पता है कि एक बसीन की संधि हुई थी बाजीराव द्वितीय के बीच में 1802 में। तो बाजीराव सेकंड जो हैं ये पहले सरदार थे जिन्होंने बसीन की संधि की, और फिर अंग्रेजों के साथ में, मतलब अंग्रेजों ने सहायक संधि के द्वारा वो कर लिया था, है ना। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार। यहाँ पर इनके कहने का मतलब है कि कौन सा राज्य विलय के सिद्धांत के तहत पहले आया, उसके बाद में दूसरा कौन आया, है ना। देखिए, तो जब ये विलय किया गया तो सबसे पहले आपका लगभग 1848 ईस्वी में सतारा को किया गया, है ना। तो पहले सतारा आएगा 1848 में, फिर 1850 में आपका आता है बगात, है ना। तो इसके बाद में आपका आता है ये 1850 में, यानी कि उससे 2 साल बाद बगात आता है। तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों में से वही रीजनिंग असर्शन वाला है क्वेश्चन। तो यहाँ पर कहा गया कि एक दूसरे को कारण और कथन को सही कहा गया है, इसे चेक करना है। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, ठीक है। कारण कह रहे हैं कि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो हमें चेक करना है कि क्या इसमें कारण सही है या कथन सही है। देखिए, जैसा हम लोगों ने सुना है या पढ़ा है, आपको पता ही है कि धन निकासी का सिद्धांत था, जिसमें ब्रिटिश किसी न किसी रूप में भारत की पूंजी को बाहर ले जाते थे और जिसका लाभ भारत को नहीं मिलता था, है ना। इसका कोई आर्थिक या वाणिज्यिक लाभ भारत को नहीं मिलता था। तो उसी के बारे में क्वेश्चन है, तो आपका यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, ठीक है। बाकी तो आपने पढ़ा ही होगा कि धन निकासी का सिद्धांत क्या था। ओके। 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। आपने कृषक विद्रोह भी काफ़ी सुने हैं और मैंने कहा भी था कि इनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आयोग खूब अच्छे से क्वेश्चन कहीं ना कहीं बना ही देता है। तो ये कुकी विद्रोह है, कुकी विद्रोह, यहाँ पर ये कन्फ्यूजन है, कुकी विद्रोह और कुका विद्रोह, पावना कृषक विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह। तो बहुत अच्छे से बहुत सारे लोगों को पता है कि आपका जो बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था उसका क्षेत्र क्या था, है ना। तो देखिए, बिरसा मुंडा को तो हर कोई जानता ही है कि झारखंड, वर्तमान में जो बिहार है, यहाँ पर आपका हुआ था। पावना विद्रोह भी आपको पता है कि बंगाल में हुआ था, है ना। पावना कृषक विद्रोह जो हुआ था वो आपका बंगाल में हुआ था। तो C2D3 है ना, C2D3 आपका ये हो जाएगा इस तरीके से ऑप्शन। यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 आ जाएगा। और आप तो आपने पढ़ा ही होगा, तो ये कृषक विद्रोह इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो जैसे हम पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं तो समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाएं हो गई, है ना। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि एक कौन सा एक, यहाँ पर कौन सा एक सही युग में सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो अल हिलाल, न्यू इंडिया, तहजीब उल अखलाक, संवाद कॉमेडी, है ना। तो इसमें से कौन सा एक गलत है वो हमें बताना है। देखिए, जो ये आपका सी है ना, तहजीब उल अखलाक, ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, इसको उर्दू भाषा में सर सैयद अहमद खान के द्वारा एक पत्रिका है जिसे प्रकाशित किया जाता था, ठीक है। चलिए, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1900 ईस्वी, 1888 ईस्वी, 1885 ईस्वी या 1866 यानी 1866 ईस्वी में। तो देवबंद के बारे में तो हम लोग सुनते ही हैं, है ना। मतलब वही 1871-97 के मध्य स्टार्ट हुआ था तहजीब उल अखलाक, हुज्जत अल इस्लाम इमाम मोहम्मद कासिम अल के द्वारा देवबंद यूपी संयुक्त प्रांत, है ना। तो इसको 1866 में स्टार्ट किया गया था, मतलब आरंभ हुआ था, है ना। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? चित्तरंजन दास, WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू या तेज बहादुर सप्रू, है ना। तो जो चित्तरंजन दास जी हैं, इन्होंने जो कहते हैं ना कि गवाहों के अभाव में, तो इन्होंने क्या नाम से अरविंद घोष जी का बचाव किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है, कभी पूछ लेता कि एक कौन सा गलत है, इस तरीके से तो ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्वदेशी आंदोलन की बात हो रही है, ठीक है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वे इसमें शामिल हुए, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। तो आपको ऑप्शन पढ़ के पता ही चल गया होगा, स्वदेशी आंदोलन ये बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया था ना लॉर्ड कर्जन ने, तो उसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में आपको पता है कि एक बैठक संपन्न हुई थी जिसमें स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, है ना। और इसमें बहिष्कार प्रस्ताव, बहुउद्देशीय कार्यक्रम वाले स्वदेशी आंदोलन, तो ये मतलब बड़े प्रभाव में जमींदार, शहरी, निम्न मध्यम वर्ग, छात्र तथा औरतें शामिल थी। तो इसे प्रथम मतलब साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रथम सशक्त आंदोलन भी माना जाता है। तो इसमें ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पूछ रहे हैं ना, सही नहीं है, तो गलत ही है। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट का बनना, सांप्रदायिक अवार्ड या साइमन कमीशन का भारत आना, है ना। आपने तो सुना ही होगा। तो जैसे हम सबको पता ही है कि 19 अप्रैल 1919 को मार्च, है ना, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। तो आपको पता ही है कि उसके बाद मार्च में ये आपका जो जिसे हम लोग काला कानून भी कहते हैं, जिसे गांधी जी ने भी कहा था, रॉलेट एक्ट बनाया गया था। आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि भारत में जो भी गतिविधियाँ हो रही, क्रांतिकारी गतिविधियाँ, उन्हें बंद किया जाए, कुचला जाए। तो इसमें इन्होंने किया था ना कि किसी को भी शक के आधार पर या वो हथियार नहीं रख सकता, इस तरीके से काला कानून बनाकर ये लोग लाए थे और मतलब दबाना चाह रहे थे। तो फिर गांधी जी ने पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया था, तो यही कानून बना था, रॉलेट एक्ट। जब ये घटना घटी थी तो इसके बाद में ये बना था। देखिए हिस्ट्री में ये इन्होंने एक इस तरीके से दिया है, हालांकि ये जीएस का पेपर है। तो सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिणी दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम है। लेक टिम्सा, लिटिल बिटर लेक, ग्रेट बिटर लेक, लेक मंजिला। ऑप्शन बी कह रहा है कि ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक, लेक टिम्सा या लेक मंजिला। ऑप्शन सी लेक मंजिला, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक या लेक टिम्सा, या फिर डी लेक मंजिला, लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक या लिटिल बिटर लेक। तो आपको पता है सुएज नहर मिस्र में जो निर्माण कृत्रिम है, मतलब आर्टिफिशियल उसको करके बनाया गया है, जल मार्ग जो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है ना। तो यहाँ पर पढ़ेंगी, यहाँ पे दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का क्रम पूछा, तो लेक मंजिला, लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक और लेक लिटिल बिटर लेक पड़ेगी, है ना। ग्रेट बिटर लेक, इसके बाद में लिटिल बिटर लेक पड़ेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है नहीं है। एक यहाँ पर पूछा है, पहली बात तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। क्वींसलैंड लोहा में इस्पात, डेट्रॉयट मोटर गाड़ी, मेसाबी रेंज कोयला क्षेत्र, फिलाडेल्फिया पोत निर्माण। मैंने इसका नॉर्थ अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का वीडियो बनाया हुआ है और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बता दी हैं, टू दी पॉइंट। 2-3 घंटे का कोई वीडियो नहीं है, बस मुझे लगता है 7 से 8 मिनट या 10 मिनट का वीडियो है। आप उसे ज़रूर देख लें, अगर आप कहीं और फॉलो करें तो उससे भी पढ़ लें, अच्छे से आपको ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर और सभी तो सही है, जो ये मेसाबी रेंज है तो ये यहाँ पर कोयला नहीं है, ये यहाँ पर इस्पात है, ठीक है। लौ अयस्क है, मतलब यहाँ पर लौ अयस्क है, मैंने मेसाबी रेंज के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। डेट्रॉयट ये क्वेश्चन आ चुका है, यूपीपीसीएस में आप आराम से देख लीजिएगा, मिल जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते हैं और आता जरूर है, ठीक है। चलिए नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन और कारण के रूप में कहा गया। पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है। नस्लीय और जाति विविधता का मतलब होता है कि बहुत सारी धर्म, जाति, समुदाय के लोग रहते हों, है ना। पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। तो हमें इसे कौन सा सही है ये बताना है। देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, उसका कारण क्या है, ए तो सही है परंतु आर गलत है। क्यों? क्योंकि पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा पंजाबी नहीं है,
है तो उर्दू पर वो बोलते पंजाबी है, ठीक है। तो ये इन्होंने उल्टे लाइन को उलट दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनना है। निर्जातीय समूह और देश, यहूदी, टेडा, बेजा, लुर। यहूदी मिस्र, टेडा ईरान, बेजा लीबिया, लुर इजराइल। सबको आप बहुत अच्छे से पता है, आपको पता है कि इजराइल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर यहूदियों की मात्रा काफ़ी अच्छी खासी है। तो सबको ये ऑप्शन पता है। तो जब भी हम अगर ऑप्शन से टैकल करेंगे तो A4 3 में दिया है, तो अब तीनों तो सही हो नहीं सकते हैं। तो हमें अगर एक या दो और पता है तो ही हम टैकल कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। बी आपकी जो टेडा है, हाँ ये जो टेडा है ये आपकी लीबिया में पाई जाती है, ये निर्जातीय समूह वहाँ का है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, बेजा आपकी मिस्र में है और लुर ईरान में हो गई, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है और जब से फ़िलिस्तीन और इजराइल का कई सालों से, अभी का नहीं है, वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है और वहाँ पर ये यहूदियों की अच्छी खासी मात्रा है। तो आपको पता, ये काफ़ी लोगों को पता ही है, तो ऑप्शन इस तरीके से भी दे देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। तो जब ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं तो आपको पता है जहाँ पर ज़्यादा पानी की मात्रा होगी वहाँ वेजिटेशन ज़्यादा होगी, है ना, और मौसम उस हिसाब से डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको अपने हिसाब से ही आप निकाल ले जाओगे। ध्रुवों के पास नहीं होगी क्योंकि वहाँ बर्फबारी ज़्यादा रहती है, धूप की मात्रा कम होती है, तो वहाँ पर मतलब घने वन नहीं मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? जहाँ पर पानी खूब गिरता है और पूरे वर्ष भर पानी की मात्रा काफ़ी ठीक ठाक बनी रहती है। तो इस तरीके से विषुवत रेखा के पास, क्योंकि बीचों बीच जो जाती है रेखा, विषुवत रेखा, और फिर वहाँ पर टेम्परेचर बनता है और फिर बारिश होती है ना। तो ऐसे कॉन्सेप्ट से निकल आएगा। विली विली है ये एक प्रकार का वृक्ष जो शीतोष्ण कटिबंध में उगता है। ऑप्शन बी एक प्रकार की हवा जो मरुस्थल में चलती है। ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। या ऑप्शन डी लक्षद्वीप समूह के निकट सामान्यतः पाई जाने वाली मछली का एक प्रकार। तो बहुत अच्छे से पता है बहुत सारे लोगों को, है ना। आपने हरिकेन का नाम सुना है, टॉर्नेडो का नाम सुना है, विली विली का सुना है, टाइफून का सुना है ना। तो ये आपका उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो ऐसे फैक्ट खूब आते हैं, यूपीपीसीएस में फैक्ट आते हैं और यूपीएससी में कॉन्सेप्ट आता है। तो वहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा है। वायुमंडल के अनेक गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन सबको पता है कि 78% पाई जाती है ना। करीबा बांध निर्मित है कॉफी नदी पर, जाम्बेजी नदी पर, चाम्बेसी नदी पर या काबोम्पो नदी पर। तो ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जिनका हम जल्दी से नाम नहीं सुनते हैं, तो हमारे माइंड में क्लिक नहीं करते हैं कि कहाँ हो सकता है ना। तो ये आपका विश्व के सबसे बड़े मानव निर्मित बांधों में से एक करीबा बांध जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की रेखा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है, ठीक है। नीचे दो कथन दिए गए, कथन और कारण। तो देखिए सुएज नहर में बनते हैं क्वेश्चन अच्छे ठीक ठाक। सुएज नहर बनने से भारत की पश्चिमी देशों तक दूरी कम हो गई है, ठीक है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो अभी तो हमने इसको पढ़ा ही था, है ना। तो इसमें आराम से कथन ए सही हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की पूर्ति कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, हॉर्मूज जल संधि पाई जाती है काला सागर तथा अमृत सागर के बीच, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच, अरब सागर एवं लाल सागर के बीच, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच। तो देखिए जो भी लोग नए हैं तो इस तरीके के शब्द सुनेंगे तो आपको पहले बहुत टेंशन होगी। मुझे भी पहले मैं जब सुनती थी कि बाब मंदेब की खाड़ी कहाँ है, हॉर्मूज जल संधि कहाँ है, मलक्का कहाँ है, इस तरीके से आप मैप को जब बार बार देखोगे ना तो वहाँ पर कहीं ना कहीं छोटे छोटे शब्दों में लिखे रहते हैं। हिंदी का है तो हिंदी से, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश से लिखा रहता है। तो धीरे धीरे जब आपको समझ में आएगा। मुझे पहले भूमध्य सागर से टच करने वाले देश बहुत कंफ्यूज करते थे, तो इस तरीके से चीज़ें पहले बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो ये पता है आपको जो हॉर्मूज जल संधि है, ये फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच पड़ती है, ठीक है। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? ब्राज़ील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर, अगुलहास की धारा हिंद महासागर। तो इसमें से कोई एक गलत भी है। तो आपको पता है पेरुवियन धारा को ही हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं, है ना। अगर यहाँ पर हम्बोल्ट ना लिखा हो, पेरुवियन लिखा होता तो आपको मतलब
ये दोनों सेम है। तो अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। तो ये आपकी जो हम्बोल्ट धारा है उत्तरी प्रशांत दिया है, तो ये यहाँ पर गलत है। ये अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक, अब यहाँ पर एक दिया है, देखिए इस तरीके से बनने लगे हैं, तो एक सही नहीं है। अरोविले पुडुचेरी, बेकानूर यूक्रेन, बांडुंग इंडोनेशिया, बट्टिकलोवा श्रीलंका, तो इसमें से एक सही सुमेलित नहीं है। तो कजाकिस्तान में अरल सागर के पूर्व में स्थित बेकानूर कॉस्मोड्रोम विश्व का प्राचीनतम एवं विशालतम अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैगिनाट रेखा थी फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा, पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा, अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा। तो मैगिनाट के बारे में अगर आपने सुना होगा तो ये आपकी फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है, ठीक है, खींची गई है फ्रांस, जैसे हमारे यहाँ मैकमोहन रेखा है, डूरंड रेखा है, उस तरीके से। निम्नलिखित देशों में से कौन देश स्थल बाधित है? अफगानिस्तान, हंगरी, मलेशिया, स्विट्जरलैंड। तो मतलब जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है यहाँ पर वो पूरे, तो वह देश जिसकी सभी सीमाएं या तो तट रेखा केवल स्थल या फिर किसी बंद सागर से मिलती हैं, तो उन्हें स्थलबद्ध देश कहते हैं। तो दक्षिण एशिया में स्थित अफगानिस्तान एक स्थलबद्ध देश है, ठीक है। हंगरी, स्विट्जरलैंड यूरोप में स्थित है, जो प्रमुख स्थलबद्ध क्षेत्र है। मलेशिया एक विस्तृत तट रेखा वाला क्षेत्र है। तो आपके यहाँ पर डी ऑप्शन, मतलब अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड। मलेशिया का तो आपको पता ही है। निम्न में से किन देशों के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं, मतलब कि लगती हैं, टच करती हैं? ऑप्शन ए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। ऑप्शन बी लेबनान, सीरिया, तुर्की व जॉर्डन। ऑप्शन सी साइप्रस, तुर्की, जॉर्डन व मिस्र। या ऑप्शन डी तुर्की, सीरिया, इराक व यमन। तो आप ये जो इजराइल के साथ सीमा लगती है वो आपकी लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र की लगती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर एक पूछने लगे हैं, है ना, और सही सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। सही सुमेलित है ये नहीं पूछ रहे हैं, सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहे हैं। देखिए, बालको रायपुर, हिंडाल्को पिपरी, नालको भुवनेश्वर, SCL खेतरी। देखिए, आपको पता है कि जो ये भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको है, ये छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में स्थित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नहीं, कोरबा ज़िले में है, ओके। ये यहाँ पर कोरबा ज़िले में स्थित है, तो यही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी सही सुमेलित हैं, बाकी बालको जो है ऑप्शन नंबर 1 ये गलत सुमेलित है। संगमरमर क्या है? अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, या इनमें से कोई नहीं। तो संगमरमर तो हर कोई जानता ही है। तो संगमरमर आपको पता है कि एक कायांतरित चट्टान है ना। संगमरमर का रूपांतरण अवसादी कार्बोनेट, चूना पत्थर या डोलो स्टोन से होता है ना। तो यह एक कायांतरित, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है? भारत में जो लौह अयस्क पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, आयरन, तो वो धारवाड़ से संबंधित है, कडप्पा से संबंधित है, विंध्यन से या गोंडवाना से। तो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है तो ये चीज़ तो काफ़ी अच्छे से बता ही दी जाती है ना। तो जो धारवाड़ शैल तंत्र है, जो उसकी चट्टानें पाई जाती है भारत में, तो वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऑप्शन 43 का ए हो जाएगा। मुझे एक बात बतानी थी, कई लोगों के कमेंट्स आए हैं, जो मैंने दृष्टि की वर्ल्ड ज्योग्राफी और उसमें से हिस्ट्री क्वेश्चन थे, तो मैंने अभी जो टेस्ट नंबर 4 अपलोड किया था उसमें से कई बार क्या होता है कि जो ये कोचिंग से टेस्ट सीरीज बनती हैं तो उनके ऑप्शन मिसमैच होते हैं। तो बहुत बार तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं देख लूँ अगर कहीं कुछ गलत मिसप्रिंट हुआ है या मिसमैच है, तो कोशिश करती हूँ उसे सही करने की। पर कई बार 1-2 ऑप्शन हो ही जाते हैं गलत, ह्यूमन एरर है, हमसे भी वो नज़र से चूक जाते हैं और हम भी टिक लगा देते हैं। मैं मानती हूँ कि गलत ही टिक लग जाता है, पर लग जाता है। तो वैसे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि गलत टिक तो नहीं लगना चाहिए, पर इंसान है, 1-2 अगर मिस्टेक हो ही जाती है तो क्या कर सकते हैं। मैं माफ़ी मांगती हूँ। एक सर ने मैसेज किया था कि ऐसे गलत प्रभाव पड़ेगा, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरा कोई इरादा नहीं है किसी को भी
गलत आंसर बताने का, या मेरा कोई हक नहीं है मैं किसी को गलत चीज़ बताऊं, पर हाँ एरर हो जाती है तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं माफ़ी मांगती हूँ कि कई बार हमारी नज़रों से भी चूक हो जाती है और हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो सर जो लोग भी सुन रहे हैं, जो लोग भी इस टेस्ट को अटेंड करेंगे, अगर कोई मेरी गलती, मतलब मैं ध्यान देती हूँ पर अगर फिर भी कुछ चीज़ गलत हो जाती है तो आप ये मान के चलिए कि वो कोचिंग से भी गलत हो जाती हैं, उनकी भी नज़रों से चूक जाती है और हमारी भी नज़रों से। तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं और हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो दोबारा, है ना। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं कभी कोई गलत ऑप्शन बताऊं, पर मिस्टेक हो जाती है, गलती तो गलती ही है, हो जाती है, ठीक है। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं पर्ण से, बीज से, तने से या मूल से। तो जो कपास होता है, जिससे कॉटन बनता है, कपास कॉटन का पेड़ होता है, पेड़ होता है जिससे कॉटन कपास बनता है, वाइट कलर का आप दिखते हैं। तो कपास के रेशे बीज से प्राप्त होते हैं ना, जब वो फूल के बाद में वो ढका रहता है और फिर ऐसे उसका निकलता है तो उससे वाइट जो रेशे निकलते हैं तो बीज से प्राप्त होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं पेड़, है ना। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 19 या ऑप्शन डी 20। तो भारत में इकोलॉजिकल, है ना, एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 20, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से आंसर दें, मतलब उत्तर चुनिए। तो ये नदियाँ हैं और नदियों के ऊपर बांध बनाए गए हैं, ठीक है। बेतवा, महानदी, चंबल, ताप्ती। तो बेतवा हीराकुंड, महानदी माता टीला, चंबल ककरापारा, ताप्ती गांधी सागर। तो आप पहले इसको ऑब्जर्व कीजिए, आप खुद अपनी पढ़ाई को चेक कीजिए कि आपको कितना याद आ रहा है और कितना आप सही कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कावेरी नदी का उद्गम स्थल। इसमें भी कई बार कोचिंग से भी गलती हो जाती है, मिसप्रिंट हो जाता है या मिसमैच हो जाता है, कई बार हमें भी याद नहीं रहता है, क्योंकि कई नदियाँ कहीं से तो निकल रही है, नाम सुना होता है तो हम भी बता देते हैं उस तरीके से कि हाँ है, पर नहीं, ध्यान रखना है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल पूछ रहे हैं तो सह्याद्री में, ऑप्शन बी में कह रहे हैं ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, सी में गाविलगढ़ पहाड़ियों में, या डी अमरकंटक से। तो कावेरी दक्षिण भारत में आपको पता ही है, तो इसका उद्गम स्थल बताया है बी, यानी कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी में। कावेरी नदी का अपवाद क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी में विस्तारित है ना। यह दक्कन के पठार में प्रवाहित होती है और इसका उद्गम स्थल कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। ऑप्शन ए लोगों को राजनैतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, ऑप्शन बी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, ऑप्शन सी कृषकों को शिक्षित करने के लिए, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के लिए ही पंचायत, मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भागीदारी की कराई जाए, है ना। गांधी जी का यही सपना था कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो लोगों की, तो लोग यहाँ पर लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण पे हो जाएगा। ये ऐसे कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ऑप्शन बी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी सहकारिता आंदोलन, या ऑप्शन डी सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम। तो सामुदायिक विकास यानी कि सभी की भागीदारी, है ना। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 49 का ए सही हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत के चौमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए 1952 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का भाग 16, ठीक है, अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है प्रशासनिक अधिकरणों से। देखिए आप अगर यूपीपीसीएस के लिए फोकस करें तो आपको आर्टिकल के फैक्ट बहुत याद होने चाहिए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं पूछते हैं, फैक्ट बहुत पूछते हैं, ठीक है। आर्टिकल ये नंबर, आर्टिकल इसका इससे संबंधित है, 345 का किससे संबंधित है, 324, है ना, और 323, 315 खूब पूछते हैं, मैंने ये देखा है, नोट किया है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप देखते जाएंगे अपने आप को चेक करने के लिए, तो फैक्ट बहुत पूछते हैं। यूपीएससी में ऐसा नहीं करते, वहाँ पर कॉन्सेप्ट पूछते हैं, पर यहाँ पर क्या कि आपको फैक्ट याद होने चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए प्रशासनिक अधिकरणों से, ऑप्शन बी अखिल भारतीय सेवाओं से, ऑप्शन सी वित्त आयोग से, ऑप्शन डी लोकसभा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से, है ना। तो पहले आप अपने आप को चेक कीजिए। तो 330 से 342, तो ये आपका ऑप्शन डी जाएगा, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, सादिक अली समिति, अशोक मेहता समिति। तो देखिए, पंचायती राज को लागू करने के लिए समय समय पर कई समितियां बनी, क्योंकि उसमें भाषा का स्तर चेक किया गया, उसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए या द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप ऐसे करके एल.एम. सिंघवी हो गई, अशोक मेहता हो गई, इनके नाम सुनते रहेंगे। जो ये आपका ए है ना, दिनेश गोस्वामी समिति, ये इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। जो दिनेश गोस्वामी समिति है वो चुनाव सुधारों से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट, दल बदल निरोधक अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? 17 फरवरी 1985 को, 15 फरवरी 1985 को, 30 मार्च 1985 को, या 21 अप्रैल 1985 को? तो ये तो कन्फर्म है कि सन यही है, पर आपको ये फरवरी या मार्च या अप्रैल ये याद रखना है ना। तो पहले आप चेक कीजिए अपने आप को कि आप कितना सही जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर रीजनिंग और असर्शन का क्वेश्चन है। अभिकथन कहते हैं कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। आपको पता है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। कारण, संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, ठीक है। तो किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ये इसका कथन है और कारण है संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था, इसी कारण संविधान में संशोधन का अधिकार इसे प्राप्त है। संसद को ही ये अधिकार प्राप्त है ना। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है तथा कथन कारण की सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है, यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। ऑप्शन 3, धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। ऑप्शन 4, राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। तो राज्य विधानमंडल आप जानते हैं, जो सचिवालय होता है, ये उसके बारे में बात हो रही है। जब वहाँ पर लोग सेलेक्ट होके जाते हैं, इलेक्ट होके मतलब निर्वाचित होते हैं, तो उसके विषय में है कि सिद्धांतों में सम्मिलित है ना। थोड़ा गहरा क्वेश्चन है, अगर सही से याद होगा तो ही आप बता पाओगे। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी है, ठीक है। ये आर्टिकल 325 के बीच की बात हो रही है।